सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अपना ट्यूटर। मैं हूं तेजस गिरे और आज हम रिवाइज करने वाले स्टेट बोर्ड साइंस 2 का पार्ट सेकंड का पहला लेसन, दैट्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन थ्रू माय नोट्स। ओके, सो रेडीमेड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड हियर, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, बहुत छोटे से पेजेस में मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं नोट्स में। और इन नोट्स में एक मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, किसी भी पार्ट्स के पहले वो क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में बोर्ड्स के अगर आता भी है ऐसे क्वेश्चंस तो आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इस नोट्स में वो पढ़ रखा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो फिर आज रिवाइज करने वाले हम पहला चैप्टर, दैट्स द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो देखो, ये नोट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, तो फिर चलिए। सो इन दिस पार्ट एक्चुअली इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स करने वाला हूँ। इन द फर्स्ट part we will learn transcription, translation and translocation, and mutation will be also in this video. And in the next video there will be evolution, theory of evolution, and Darwinism, मतलब Darwin's theory of natural selection, Lamarckism or human evolution, that will be in the next video. So this is the part 1. So in this we will learn heredity and hereditary changes. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ओके, एंड दिस विल बी इन द पार्ट सेकंड। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम जल्दी से। सो गाइज, पहला चैप्टर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, लेकिन इसमें देखो हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर कर लिए। सो वी विल टेक those questions also. So which components of the cellular nucleus of the living organism carries hereditary characters? लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में का कौन सा कंपोनेंट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है? एंड इट्स आंसर इज द क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स ये न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन से बने होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं, और यही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। ओके, सो उसके बाद है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ट्रांसफर ऑफ फिजिकल्स और मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी का इनहेरिटेंस बोलते हैं हम इसको, जिसमें फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जाते हैं। ओके, सो विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल? सो डीएनए मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं? सो देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें डीऑक्साराइबोस शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसके बाद पेयर्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, सो पेयर्स ऑफ द नाइट्रोजनस, ओके, आगे है, इसी नोट्स में मैं आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो में वो भी कर लेंगे डीएनए। सो पहले देख लेते हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। सो हेरिडिटी, व्हाट इज़ हेरिडिटी? 9th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा कुछ पढ़ा था, लेकिन अगर नहीं याद रह रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हेरिडिटी दिया गया है। ओके, हेरिडिटी मतलब द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, समझिए। हाँ, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वाया जीन्स की मदद से, इसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया जीन्स। ओके, वाया जीन्स, सो इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और तो फिर चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आपके जो टेक्स्ट बुक है ना साइंस 2 का, उसका पहला ही पैराग्राफ एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट दिए गए हैं और उनकी डिस्कवरीज दी गई है, और सो वो भी हमने इस नोट्स में कवर कर लिए हैं। तो फिर देखते हैं। सो पहले साइंटिस्ट, इस कहानी की शुरुआत एक्चुअली होती है 1886 से। 1886 में इस कहानी का शुरुआत होती है, और जॉन ग्रिगोर मेंडल, जो जाने माने जेनेटिसिस्ट थे, ओके, सो उन्होंने क्या किया, सो जॉन ग्रिगोर मेंडल को ना हम पायोनियर बोलते हैं ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इन्होंने 1886 में सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए?
पी प्लांट पे किए, पी प्लांट पे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो क्यों किए थे? टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए आपको याद रखना है, टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट इन द 1886 एंड जॉन ग्रेगोर मेंडल। ओके, सो सेकंड है ह्यूगो द व्राइज। आपको देखिए ह्यूगो द व्राइज ने 1901 में म्यूटेशनल थियरी प्रपोज की थी, म्यूटेशनल थियरी, और इनकी म्यूटेशनल थियरी से ही पता चला था कि सडन चेंजेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक चेंजेस में सडन चेंजेस के पीछे का रीज़न इस म्यूटेशनल थियोरी में दिया गया था। तो आपको एक्चुअली ये याद रखना है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। ओके, आप ईयर भूल गए तो भी चलेगा, डिस्कवरी भी भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन आपको साइंटिस्ट और उन्होंने क्या किया था वर्क वो आपको याद रखना है। ह्यूगो द व्राइज म्यूटेशनल थ्योरी। सीधा सीधा सवाल आता है कभी कभी मैच द पेयर्स में कि ह्यूगो द व्राइज की मतलब मैच करना होता है आपको, जो म्यूटेशनल थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद है 1902 में 1902 में दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर और सुतॉन। इन्होंने क्रोमोजोम्स का स्टडी किया, इन्होंने क्या किया ना कि ग्रासहॉपर के क्रोमोजोम्स को ढूंढा। ओके, पेयर्ड क्रोमोजोम्स को इन्होंने ढूंढा। उसके बाद 1944 में 1944 में 3 साइंटिस्ट का ट्रायो था, 3 साइंटिस्ट, उनमें साइंटिस्ट थे ओस्टवाल्ड अवेरी, ओके, मैकलिन मैकैर्थी और कोलिन मैकलियोड, ये 3 साइंटिस्ट थे। सो इन्होंने 1944 में एक्सेप्ट वायरसेस इन्होंने बताया कि वायरसेस के अलावा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो इन्होंने ये बताया था, इन्होंने डीएनए पे स्टडी किया था। एक्सेप्ट वायरसेस, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, उसके बाद 5th डिस्कवरी है, एक्चुअली ये 1961 में दो फ्रेंच जेनेटिसिस्ट थे, फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनाद। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस पर स्टडी किया और इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, दैट वाज अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरियल सेल विथ हेल्प ऑफ डीएनए। प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल था विथ हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस उन्होंने स्टडी किया था। अब देखते हैं कि कुछ क्या हुआ था, क्या एक्चुअली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कवर होने के बाद मतलब हुआ क्या। सो उसके बेनिफिट्स है एक्चुअली, जेनेटिक कोड जो डीएनए में हिडन होते हैं वो हम ह्यूमंस को पता चले। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक अलग सी फील्ड डेवलप हो गई इस डीएनए की स्टडी के लिए और उससे रिलेटेड स्टडीज़ के लिए। ओके, फिर बेनिफिट्स ऑफ द हेरिडिटी, अब ये देखेंगे। देखो बेनिफिट्स ऑफ द हेरिडिटी, सो बेनिफिट्स ऑफ द साइंस ऑफ हेरिडिटी। सो हेरिडिटी के साइंस से अब हम डायग्नोसिस कर सकते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का, हम डायग्नोसिस कर सकते हैं इजीली हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का। उन हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का अब हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द साइंस ऑफ हेरिडिटी, डेवलपमेंट इन द साइंस ऑफ हेरिडिटी। अब प्रिवेंशन कर सकते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का, प्रोडक्शन होता है। अब देखिए हाइब्रिड वेराइटीज़ का हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड विथ हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द साइंस ऑफ हेरिडिटी। ओके, उसके बाद यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में माइक्रोब्स का यूज़ दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो 7th और 8th चैप्टर में एक्चुअली है ये यूज़ ऑफ द माइक्रोब्स और ऑल दैट, सो वी विल लर्न दैट, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मैंने बोला था डीएनए क्या होता है, यहाँ पे आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है इसलिए हमने कवर कर लिया है इसे नोट्स में। सो डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। डीएनए ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सो लेट अस सपोज दैट देयर इज़ वन लैडर। ओके, एक लैडर है, ऐसी कुछ लैडर होती है ना। ओके, सो इसी लैडर को हमने ऐसा ट्विस्ट कर दिया है अराउंड और फिर कुछ ऐसा बन रहा है ना, इसे बोलते हैं हम डीएनए। सो डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज़ ट्विस्टेड अराउंड। ओके, सो आप याद रखिए डीएनए ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो ट्विस्ट किया गया है
ट्विस्ट। ओके, ईच स्ट्रैंड इस हेलिक्स के दो, एक प्रत्येक स्ट्रैंड ये न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से स्ट्रैंड बने हुए हैं, और एक ही और हर एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड होती है। क्या होता है आप याद रखिए, फॉस्फोरिक एसिड होती है, डिऑक्साराइबोस शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेसेस होती है। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में, मतलब पहले से देखते हैं, देखिए डीएनए का हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, और हर एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड, डिऑक्साराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस से बनी होती है। नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। ओके, नाइट्रोजनस बेसेस दो प्रकार के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। और प्यूरिन्स में आते हैं एडेनाइन गोनिन, और पिरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसाइन थाइमीन। ओके, सो इट विल बी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो देखते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्यूरिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स दो टाइप्स के हैं। प्यूरिन्स है एडेनाइन गोनिन बोथ आर द प्यूरिन्स, और पिरिमिडीन्स मतलब साइटोसाइन थाइमीन। आपको पता होगा कि डीएनए में इंस्टेड ऑफ थाइमीन देयर इज अ यूरेसिल। व्हाट इज देयर? देयर इज अ यूरेसिल। ओके, सो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूरेसिल ये प्यूरिन है या पिरिमिडीन है, तो आपको याद रखना है कि यूरेसिल इज अ पिरिमिडीन। ओके, यूरेसिल ये पिरिमिडीन है। आपको मैं इसका एक शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ ताकि आप प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स याद रख सकें। सो देखिए, पिरिमिडीन्स, ओके, पिरिमिडीन्स है ना। पिरिमिडीन्स ये बहुत लंबा नाम है, इसलिए मैं इसे कट कर लेता हूँ। सो ये बहुत ट्रेंड में था, आजकल कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पिरिमिडीन्स ये बहुत लंबा नाम है, इसलिए मैं इसे कट कर लेता हूँ। सो इसमें कट मतलब साइटोसाइन, यू मतलब यूरेसिल और टी मतलब थाइमीन। सो आप इसको याद रख लीजिए, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आरएनए का भी दिया गया है। सो आरएनए ये भी एक दूसरा न्यूक्लिक एसिड है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। सो दिस इज द आरएनए। ओके, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसका हर एक न्यूक्लियोटाइड ये राइबोज शुगर से बना होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स से बना होता है, और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनाइन गोनिन साइटोसाइन, जो कि डीएनए में भी थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ अ थाइमीन विच वाज इन द डीएनए वी हैव यूरेसिल इन द आरएनए। ओके, सो आरएनए इज फाउंड इन द बोथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो देखिए, डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, लेकिन आरएनए न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी होता है। ओके, so according to the functions of the RNA there are 3 main types of the RNA. So 3 types है RNA के according to their function, that is mRNA, rRNA और tRNA. मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA. ओके, सो देखो, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है, ट्रांसफ़र आरएनए कुछ ऐसा होता है जिसका ट्रांसफ़र करने का काम होता है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, जिसका ट्रांसफ़र प्रोटीन्स ट्रांसफ़र करना, अमीनो एसिड्स ट्रांसफ़र करना का काम होता है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू द राइबोसोम। सो दिस इज़ द राइबोसोमल आरएनए, दिस ऑल्सो टेक्स पार्ट, एंड हियर इज़ द मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लाता है डीएनए से। इसके बाद देखो फंक्शंस दिए गए हैं इनके यहाँ पर, तो फिर देखते हैं। ओके, सो मैसेंजर आरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को लाता है कौन? एमआरएनए लाता है। फ्रॉम जीन्स ऑन द डीएनए टू द राइबोसोम्स, जीन्स जो कि डीएनए पर होती है, सो डीएनए से राइबोसोम तक एमआरएनए लाता है प्रोटीन सिंथेसिस के इंफॉर्मेशन। ओके, और वही मैसेंजर आरएनए है। ओके, उसके बाद टीआरएनए ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है,
ये क्या करता है ना कि अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द mRNA इट कैरीज द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अप टू द राइबोसोम्स एज पर द मैसेज कोडेड ऑन द mRNA। सो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कैरी करता है टू द राइबोसोम जिस प्रकार mRNA पर मैसेज होगा। ओके, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज इन द क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशंस इन द जीन्स। ओके, सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक्चुअली होते क्यों है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होते हैं जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट कॉजेस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर एज फॉलोज। तो फिर देखो, सो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों हो सकता है? अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है क्रोमोसोम नंबर में जिससे न्यूमेरिकल चेंज होता है, सो दिस कैन बी द रीज़न। या फिर अगर किसी पार्ट का क्रोमोसोम में डिलीटेशन हो जाता है तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर म्यूटेशन हो सकता है। ट्रांसलोकेशन हो जाता है अगर किसी क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम की जगह अगर दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर म्यूटेशन उसको हो जाता है। अगर सडन चेंज होता है इन द नॉर्मल जीन तो डिफेक्टिव जीन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और म्यूटेशन इज इन मोर देन वन जीन एट द सेम टाइम कॉजेस पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। सो आपको पता तो होगा कि म्यूटेशन के दो प्रकार है, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स एंड द पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। ओके, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स और पॉलीजेनिक यहाँ पे दिए गए हैं। सो देखिए, अगर न्यूमेरिकल चेंज मतलब क्रोमोसोम के नंबर्स में अगर चेंज होता है ना तो डाउन्स सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर्स सिंड्रोम हो सकता है और क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम होता है। सो ये डिसीजेस क्यों होते हैं? अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज होता है। ओके, सो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। ओके, सो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से? हचिनसन्स डिसीज़, टाइसैक्स डिसीज़, ग्लैक्टोसीमिया, फिनाइल केटोन्यूरिया जिसमें लीवर के सेल्स में म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया, ओके, जिसमें जो सेल्स होती है वो कुछ सिकल की शेप के हो जाते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म, हीमोफीलिया और नाइट ब्लाइंडनेस। सो दीज आर द मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। उसके बाद पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, ओके, सो क्लेफ्ट लीफ, क्लेफ्ट पैलेट, स्पाइना बाइफाइडा और एट्सेट्रा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डायबिटीज़ ये भी एक्चुअली एक म्यूटेशन का ही डिसीज़ है। सो 1 मिनट गाइज, हम देखने वाले हैं अब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन देखिए, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ mRNA एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द DNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब mRNA का तैयार होना एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द DNA मॉलिक्यूल। DNA मॉलिक्यूल पे जैसे जैसे सीक्वेंस होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के उस पर से mRNA का तैयार होने को हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा DNA पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसकी छपाई हो रही है mRNA पर, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शन मतलब कॉपीइंग मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ओके, उसके बाद देखो, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन द DNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड जीन्स और जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी। सो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है DNA में, ओके, सो उसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या? देखिए, ओके, सो ये DNA है। ओके, इस पर जो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब ये जो होते हैं ना, इनको हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, सो इसकी छपाई mRNA पर होना, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोलते हैं और इनको जीन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीन्स। ओके, इसको जीन्स बोला जाता है। सो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम जीन्स बोलते हैं और जीन्स
are responsible for the structure and functioning of the cells of the body. Okay, information required for the synthesis of the proteins is stored in the DNA. So proteins के synthesis होने के लिए जो information require होती है वो कहाँ पे store होती है? वो genes में store होती है. genes में मतलब DNA में store होती है. So the synthesis, so the proteins are synthesized according to the need of the body. और जैसे जैसे बॉडी को ज़रूरत है वैसे वैसे प्रोटीन्स सिंथेसाइज होंगे. उसके बाद देखिए सेंट्रल डॉगमा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली. इसी पर तो मतलब यही है पूरा कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स का सिंथेसिस डीएनए की वजह से आरएनए के द्वारा को हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं. मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए की वजह से प्रोटीन्स का सिंथेसिस वो भी आरएनए के द्वारा वो कराता है. इसको हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है. मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की छपाई होती है आरएनए पर और आरएनए का ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं. ओके, तो अब देखते हैं हम कि क्या हो रहा है एक्चुअली. So genetic information is thus used from DNA to RNA and then through RNA for the protein synthesis. So देखिए जी, हम ओरिजिनली डीएनए की इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं. जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो भी दैट इज़ गेटिंग फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. ओके, सो एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए. एमआरएनए कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ बेस्ड मीन्स इट इज़ प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो डीएनए पे होगा उस पर से एमआरएनए प्रोड्यूस होगा कि वो कैसे होगा वो ठहराता है. ओके, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड. ट्रांसक्रिप्शन के वक्त डीएनए आपको पता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. ओके, दो स्ट्रैंड्स है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए ओनली वन स्ट्रैंड इज यूज्ड. ओके, ओनली वन स्ट्रैंड इज यूज्ड. उसके बाद देखो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए स्ट्रैंड गेट कॉपीड ऑन अ एमआरएनए. सो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए पर प्रेजेंट है दैट इज गेटिंग कॉपीड ऑन द एमआरएनए. ओके, और जो ये सीक्वेंस कॉपी होगा ना, जो भी ये सीक्वेंस कॉपी होगा, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कॉपी हो रहा है ना डीएनए से हमारे एमआरएनए पर, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा टू द डीएनए. मतलब देखो अगर डीएनए पर मानो कि सीक्वेंस है ATCGG, तो इसका पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमारे आरएनए पर होगा. कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब सो देखिए आपको पता होगा कि एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद द थाइमिन. ओके, सो आरएनए में थाइमिन नहीं होता. सो व्हाट विल बी देयर विल बी द यूरेसिल. ओके, थाइमिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद एडेनाइन. सो आपको वहाँ पे एडेनाइन होगा एमआरएनए पर. साइटोसाइन ऑलवेज विद द गोनिन विथ ऑलवेज विद द साइटोसाइन, गोनिन ऑलवेज विद द साइटोसाइन. सो ऐसा सीक्वेंस मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वहाँ पे किस पर? आरएनए पर. एमआरएनए पर डीएनए का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा. ओके, सो देखिए और मैंने जैसे बताया कि आरएनए में यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ अ थाइमिन. सो अगर डीएनए में कहीं पे थाइमिन होता है ना, तो आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा. ओके, सो देखो दस बाय द ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए मॉलिक्यूल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए से वो प्रोड्यूस होता है और इसको ही तो हम ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं. ओके, उसके बाद देखो रोल ऑफ डिफरेंट आरएनए इन द प्रोटीन सिंथेसिस. सो आपके बुक में भी ये डायग्राम है, आपको पता ही है. सो देखिए ट्रिपलेट कोडॉन क्या है? सो द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन. अमाइनो एसिड्स के लिए जो स्पेसिफिक कोड्स होते हैं ना,
जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हम उसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। ओके, mRNA फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, जो mRNA हमारा न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ था वो एक कोडेड मैसेज लाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, मतलब वो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और वो साथ ही में एक कोडेड मैसेज भी लाता है। ओके, उस मैसेज में कुछ कोड्स होते हैं और दैट कोड्स आर फॉर द अमाइनो एसिड्स। ओके, सो डॉक्टर हर और एक साइंटिस्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सो इन्होंने क्या किया ना, इनका ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ट्रिपलेट कोडॉन्स के डिस्कवरी में। सो इन्होंने ना पूरे के पूरे 20 अमाइनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन्स ढूंढ डाले, और इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ 1968 में मिला था, और इनके साथ 2 अदर साइंटिस्ट भी थे। ओके, सो बहुत बड़ी डिस्कवरी इन्होंने की थी, ट्रिपलेट कोडॉन इन्होंने ही ढूंढे हैं। अब देखिए, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच mRNA मॉलिक्यूल। एक mRNA मॉलिक्यूल में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, बहुत सारे। ओके, एज पर द मैसेज ऑन द mRNA, सो जैसा जैसा मैसेज mRNA पर होगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड्स tRNA से सप्लाइड होगी। सो अमाइनो एसिड्स कौन सप्लाई करेगा? अमाइनो एसिड्स tRNA सप्लाई करेगा। अमाइनो एसिड्स tRNA सप्लाई करेगा। देखो, ध्यान रखो, अमाइनो एसिड tRNA सप्लाई करेगा। जैसे जैसे ट्रिपलेट कोडॉन्स, जैसे जैसा मैसेज हमारे mRNA पर होगा उसके अकॉर्डिंग tRNA अमाइनो एसिड्स सप्लाई करेगा। ओके, और फिर देखो ट्रांसलेशन। सो एज पर द कोडॉन एंड ऑन द mRNA, जैसे कोडॉन्स हमारे mRNA पर होंगे, जैसे कोडॉन्स हमारे mRNA पर होंगे, tRNA मॉलिक्यूल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन mRNA की तरफ लाएगा, और इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, सो देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? सो जो भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड tRNA लाता है ना, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स tRNA लाता है, tRNA अमाइनो एसिड्स लाता है, आपको याद रखना है। सो ये जो अमाइनो एसिड्स tRNA लाएगा, वो अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स से लिंक होते हैं अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से, और इनको बॉन्ड कौन कराता है? इनको राइबोसोमल RNA बॉन्ड करता है। ओके, अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स बाय rRNA। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि RNA का आपको फंक्शन लिखना है इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, so you have to write there if it binds the peptide, it binds the amino acids by the peptide bonds. Okay, it binds the amino acids by peptide bonds. So translocation देखते हैं। so translocation मतलब the ribosome keeps on moving from one end of mRNA. so ribosome क्या करता है? mRNA की एक तरफ की एंड से दूसरी तरफ की एंड तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से मूव करता रहता है। इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एक्चुअली वो क्यों करता है? क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो जब ये ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ आते हैं, एक साथ बनते हैं, तो हम उनको प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, और प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ओके, प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन्स। तो फिर देखो म्यूटेशंस। म्यूटेशन मतलब क्या है? सडन चेंज ऑकरिंग इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। मतलब जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई चेंज आता है तो म्यूटेशन होता है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल मेरे को पूछा था। वो बोला, सर म्यूटेशन मतलब होता कब है? वो मतलब इनबॉर्न ही होता है या फिर बीच में कभी भी हो सकता है? सो म्यूटेशन कैन ऑकर एनी टाइम म्यूटेशन ऑकर हो सकता है। जैसे डायबिटीज़, ये भी एक म्यूटेशनल डिसऑर्डर है, जो अगर किसी को पहले नहीं होता तो बाद में होता है बीच में ही। ओके, so mutation can occur anytime. So due to the transmission of the parental genes to the offsprings, there is a remarkable similarity between the parents and their offsprings. So जैसे जैसे जीन्स देखो, रिप्रोडक्शन के बाद पेरेंट्स के जीन ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र होते हैं। ओके,
तो इसीलिए पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में सिमिलैरिटीज़ होती है। ओके, सो बट इफ़ देयर इज़ अ म्यूटेशन इन द एनी न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड में अगर म्यूटेशन आ जाता है सो ऑफस्प्रिंग्स के कैरेक्टर्स में भी चेंजेस आते हैं। ओके, और उन चेंजेस को ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो फिर देखिए, म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं। म्यूटेशंस दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर म्यूटेशंस। ओके, माइनर म्यूटेशंस कैन ऑल्सो ब्रिंग द कंसिडरेबल चेंजेस। माइनर म्यूटेशंस भी बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारी सेल्स सिकल जैसी होती है शेप में। ओके, सिकल जैसी हो जाती है शेप। सो दैट्स द सिकल सेल एनीमिया एंड इट इज़ ऑल्सो म्यूटेशनल डिसऑर्डर्स। म्यूटेशन ये एक ओवर लास्टिंग प्रोसेस है जो इवोल्यूशन को लाता है। मतलब अगर म्यूटेशन होता है सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ प्रूफ फॉर द डार्विन्स थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसके लिए ये म्यूटेशन मतलब एक प्रूफ भी है। देखो, अगर मेन सीक्वेंस कुछ ऐसा है TAACTGCAGGT, और अगर यहाँ के किसी पार्ट, यहाँ मतलब कोई भी एक पार्ट में अगर वहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड से GAT, सो इन मतलब TGC ये न्यूक्लियोटाइड थे और इसकी जगह GAT न्यूक्लियोटाइड आ गए, मतलब यहाँ पे म्यूटेशन ऑकर हुआ है। ओके, सो अगेन क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में ही हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबको पता होगा कि अपेंडिक्स ह्यूमंस में कुछ भी काम नहीं है। इट इज़ अ यूजलेस ऑर्गन, इट इज़ अ फंक्शनलेस ऑर्गन इन और द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, second question, are our wisdom teeth really useful for chewing the food? So guys, wisdom teeth are not useful for chewing the food, they are just a vestigial organ now. Okay, so पहले वो थे काम में क्योंकि because animals have to eat meat, so they were useful, but now there's no use of it. So third question, why did the huge animals like dinosaur become extinct? जो huge animals है जैसे डायनासोर वो एक्सटिंक्ट क्यों हुए हैं? सो बच्चों को ना बड़ा क्यूरियोसिटी होता है डायनासोर्स के बारे में। सो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए थे इसका कोई अभी तक तो कोई रियल रीज़न किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर्स एडेप्ट नहीं कर पाए हैं। साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि डायनासोर इस एनवायरनमेंट में एडेप्ट नहीं कर पाए अपने आप को, और वो सरवाइव नहीं कर पाए और वो गायब हो गए। सो स्कार्सिटी हो गई थी फूड की अचानक आइस एज के बाद, आइस एज की बिगिनिंग में। सो वो नहीं रह गए उसके, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि मेटियोर कोलाइड हुआ था अर्थ पे और इसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक डेथ हो गई सभी डायनासोर्स की। ओके, सो लेट इट बी। देन द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई आर मेनी स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। अब बहुत सारे स्पीशीज़ जो एनिमल्स और बर्ड्स की है वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है? सो द रीज़न इज़ देयर इज़ अ continuous and the rapid change in the environment which is causing threat to the natural habitats of the animals and the birds. So these rapid changes are causing harm to those animals and the birds. pollution है, climate change है, urbanization है। so इनकी वजह से डिप्लीशन हो रहा है फूड और शेल्टर में एनिमल्स के लिए। जैसे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, सो फॉरेस्ट आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, और मोर ओवर हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ द एनिमल्स हैज़ रिजल्टेड इनटू एक्सटिंक्शन ऑफ द मेनी स्पीशीज़। जैसे टाइगर से, सो टाइगर्स को मारो उससे और कुछ बनाओ, सो इसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। सो डू नोट गाइज दैट देयर इज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन and notes are provided there and those are the free notes। सभी नोट्स से जो इस वीडियो में कवर नहीं है उसके भी नोट से अगली वीडियो आएगी, सेकंड पार्ट आएगा, इवोल्यूशन होगा उसमें, उस पर थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन होगी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लैमार्किज्म और ह्यूमन इवोल्यूशन भी होगा। सो डू चेक गाइज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द नोट्स, that are the free notes from me, and bye guys, enjoy the learning and subscribe our channel if you haven't till now and like the video.